ज्यादातर लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके और खास के आरसीएम को लेके इतनी गलतफहमियां हैं, इतनी सारी डर है कि आप में से ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन कामयाबी तक नहीं पहुंच पाते। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, और वो है डर, वो है नॉलेज की कमी, वो है हमारे पास अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है। तो मैं भी आप ही लोगों के बीच से आता हूं, मैं कोई विदेश में पला बढ़ा नहीं हूं। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा हूं, किसान का बेटा हूं। बाबूजी हमारे खेती कराते थे। बचपन बहुत अभाव में बीता। मैंने अपना एजुकेशन प्योर गांव में पूरी तरह से मैंने किया, हाई स्कूल तक। और उसके बाद इंटर के लिए मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रह के मैंने पढ़ाई की। और फिर मैं बहुत अर्ली एज में, मेरा लक अच्छा था या यूं कह लीजिए, मैंने बहुत अवेयर था मैं अपने जॉब वॉब को लेके, कैरियर को लेके। तो बहुत अर्ली एज में मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया। दोस्तों, 12 साल मैंने यूनियन बैंक में जॉब किया। देखिए, 12 साल बोलने में 12 मिनट और 12 सेकंड भी नहीं लगते, लेकिन 12 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है, एक बहुत लंबा समय होता है। और मैंने 12 साल बिताया है यूनियन बैंक में। एक भारत सरकार का बहुत ही शानदार बैंक है, टॉप 5 में यूनियन बैंक का नाम आता है। और मुझे बड़ा प्राउड होता है कि मैं उस संस्था के साथ मैंने काम किया, जिस संस्था का जो फर्स्ट जो ब्रांच था, जिसकी ओपनिंग महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था सन 1919 में। पहले ब्रांच मुंबई में, मुंबई समाचार मार्ग में खुले, आरसीएम यूनियन बैंक की ब्रांच खुली थी। और मैंने वहां पे 12 साल जॉब किया। देखिए, आज बहुत सारे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि सर, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास टाइम की बड़ी कमी है, समय नहीं मिल पाता। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बैंक में इन्वॉल्व होता था। ध्यान से सुनिए, सुबह 8 बजे घर से निकल जाते थे। मुगल सराय और सैयद रजा के बीच में 30 किलोमीटर की दूरी है, और वो 30 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करते थे ताकि पैसा बच सके। पास बनवा रखे थे। और ट्रेन का शेड्यूल ऐसा होता था कि वो पैसेंजर ट्रेन होती थी और ज्यादातर उसको साइड में लगा दिया जाता था। तो जनरली 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे। और वापसी में भी मुझे ट्रेन पकड़ के आते थे, और पैसेंजर ट्रेन में उसकी स्थिति बहुत नाजुक होती थी। कई बार मुगल सराय आउटर पे 1-1 घंटा, 45-45 मिनट ट्रेन मेरी रुकी रहती थी। मैंने भी यही सवाल किया था अपने सीनियर से कि सर, मैं बैंक की नौकरी करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। ब्रांच के अंदर इतना रस हुआ करता था, बैंक खुलने से पहले 200 पब्लिक इंतजार करती थी कि ब्रांच खुले के अंदर घुस जाऊं। वो एक ऐसा ब्रांच है, यूनियन बैंक सैयद राजा ब्रांच, जहां की उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे है। और उस समय 20 किलोमीटर के सर्किल में कोई दूसरा नेशनलाइज्ड बैंक नहीं था। 20 किलोमीटर में कम ही बता रहा हूं, ज्यादा ही होगा एरिया। नतीजा था कि इतनी रस होती थी कि मैं बता नहीं सकता। आज भी उस लोकेशन में जाके आप पता लगा लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमें टॉयलेट जाने की फुर्सत नहीं होती थी, खुजली करने की फुर्सत नहीं होती थी। मेरा कई बार लंच दोपहर का मैं वापस घर लेके आ जाता था। कारण क्या था? कारण था वर्कलोड बहुत ज्यादा। आज से 18 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। उस समय मैनुअल बैंकिंग थी। उस समय गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, एटीएम कुछ नहीं हुआ करता था। नोट काउंटिंग मशीन तक नहीं हुआ करता था। और उस जमाने में इतना ज्यादा थक जाते थे हम लोग, बैंक से बाहर जब निकलते थे तो ऐसा लगता था कि एक नया जन्म हो रहा है, एक नया आज मेरा उदय हो रहा है। वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता आपको। हर दिन की कहानी थी। हर दिन हम जंग लड़ते थे बैंक के अंदर। और उसके बाद जब आरसीएम बिजनेस आया तो मैंने अपने सीनियर को यही कहा था कि देखिए भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा,
मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरे सीनियर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में एक अंधा आदमी, ब्लाइंड पर्सन, नेटवर्क मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेलिंग से करोड़पति हुआ। उससे पूछा गया कि आप अंधे होके कैसे भाग दौड़ किए, कैसे लोगों को जाके कन्विंस किए, कैसे आप भागते थे, दौड़ते थे, इसमें तो बहुत मेहनत है, बहुत भाग दौड़ है। तो उस अंधे ने जवाब दिया कि मैं अंधा हूं, मैंने दो लोगों को ज्वाइन किया, दोनों आंख वाले थे। उन्होंने कहा कि डी कुमार जी, आपके पास टाइम नहीं है। हिंदुस्तान में 80% लोगों के पास टाइम ही टाइम है। बस दो टाइम वाले को पकड़ लो और उनके दिमाग में भर दो आरसीएम, और वो कर जाएंगे और आप सफल हो जाओगे। भाई साहब, ये जो आइडिया था ना, ये मेरे दिमाग में जो बत्ती थी ना, जो स्विच ऑफ था ना, हर इंसान के अंदर एक बत्ती होती है और उसका स्विच होता है, और वो ज्यादातर लोगों का स्विच ऑफ है। मेरा भी ऑफ था। मेरे सीनियर ने उसको बटन दबा दिया, क्लिक कर दिया, और बस यही कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में घुस गया। मैंने कहा यार, दो को तो मैं पकड़ ही सकता हूं। अगर इस धरती पर मैं दो को भी नहीं पकड़ पाया तो फिर तो लानत है। अगर दो भी हमारी बात पे भरोसा नहीं कर पाए तो फिर तो मेरा इस धरती पे आना ही बेकार है। और वहीं से मेरी कहानी शुरू हुई, और फिर पीछे मुड़ के मैं नहीं देखा। मेरे सीनियर ने एक और अच्छी बात बताई कि डी कुमार जी, ओसामा बिन लादेन लोगों को मरने के लिए तैयार कराता है। सोचिए कितना बड़ा मोटिवेटर है कि लोग उसकी बातों में आके शरीर में बॉम्ब बांध के पूछते हैं कि बताओ कहां उड़ाना है। आप दो लोगों को कामयाब होने के लिए तैयार नहीं करा सकते, दो लोगों को सफल होने के लिए तैयार नहीं करा सकते, दो लोगों को कार में आने के लिए तैयार नहीं करा सकते, दो लोगों को आप बिल्डिंग में नहीं ला सकते। हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, हर आदमी बिल्डिंग में आना चाहता है, हर आदमी कामयाब होना चाहता है। बस दो ही को तो पकड़ना है। देखिए दोस्तों, ये बातें तो बड़ी अच्छी थी और बहुत आसान थी, लेकिन मैंने बीड़ा उठाया कि दो को तो मैं कामयाब बनाऊंगा, ये मैं कर सकता हूं। और वहां से मेरी कहानी शुरू हुई। मुझे याद है बीसी छाबड़ा जी की ट्रेनिंग पटना में थी, और उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए मैं पटना गया था। और उसमें बीसी सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि इस बिजनेस को अगर अपने लिए करोगे तो नहीं कर पाओगे, और अगर दो लोगों की कामयाबी के लिए काम करोगे तो तुम इतनी ऊंचाई पे चले जाओगे कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। उन्होंने एक कहानी के माध्यम से बताई थी, मुझे आज भी याद है। उन्होंने बताया था कि एक लड़की थी, वो अपनी आराध्य देव की पूजा करने के लिए जंगल से फूल तोड़ने गई, और वहां पे एक संत तपस्या कर रहे थे। लड़की देख नहीं पाई और उस संत को पैर से ठोकर मार दी, जिसकी वजह से उस संत की आंखें खुल गई। और क्रोध में उस संत ने उस लड़की को श्राप दे दिया। क्या दिया श्राप? कि ए लड़की, ए नादान लड़की, तू अंधी है, देख नहीं रही थी कि मैं तपस्या में लीन था, तेरी वजह से मेरी तपस्या भंग हुई है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू जिस जिस लक्ष्य को पाने के लिए तू ये फूल तोड़ने आई है और पूजा करना चाहती है, तुम्हारा वो मुराद कभी पूरा नहीं होगा। तुम जीवन भर कुंवारी रहोगी, ये मेरा श्राप है। वो लड़की बहुत उदास होकर रोने लगी, बाबा से बहुत माफी मांगी, लेकिन बाबा क्रोधित थे। फिर वो आई, अपनी माता से अपनी सारी वृतांत उसने सुनाई। उसकी माँ ने कहा, घबरा मत, बाबा ने तुम्हें श्राप दिया है ना, मुझे थोड़ी दिया है। मैं तेरे लिए पूजा करूंगी, मैं तपस्या करूंगी। उसकी माँ ने तपस्या करना शुरू किया, पूजा करना शुरू किया। भगवान प्रकट हुए, बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसकी माँ ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर, आपकी कृपा है, मेरे से प्रसन्न है मेरी तपस्या से, तो आप मुझे एक वर दीजिए। बोले बोलो क्या चाहिए। बोले मुझे वर दीजिए कि मुझे एक सुंदर सा दामाद चाहिए। बाबा, भगवान ने कहा बस,
इतनी सी, लो मैं वर देता हूं, तथास्तु। अब इकलौती लड़की, उसकी वर मिलेगा तो किसको मिलेगा? लड़की को मिलेगा। ये कहानी उन्होंने बताई, बीसी सर ने। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप अपने डाउनलाइन के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दोगे, अपनी सारी इच्छाओं की बलि चढ़ा दोगे, अपने आराम की बलि चढ़ा दोगे, अपने स्वार्थ की बलि चढ़ा दोगे, अगर एक व्यक्ति को कामयाब बना दोगे, एक व्यक्ति को, तो फिर तुम कितनी ऊंचाई पे जाओगे इसका अंदाजा नहीं कर सकते। और दोस्तों, वो ट्रेनिंग मेरी जीवन की टर्निंग पॉइंट रही। मैं वहां से आया और मैंने संकल्प ले लिया कि अब प्रलय भी आ जाएगा तो भी मैं एक व्यक्ति की कामयाबी के लिए काम करूंगा, और एक नहीं, दो के लिए काम करूंगा। और वो मैंने शुरुआत की। मैं भूल गया कि मेरा क्या होगा। आज इंसान इतना कमजोर क्यों हो गया है? इतना डरपोक क्यों हो गया है? इतनी घबराहट क्यों होती है आरसीएम करने में? कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि इंसान अपने बारे में सोचता है। बीसी सर ने कहा था उस ट्रेनिंग में कि आज इंसान अगर 24 घंटे में 15 घंटा जागता है, अगर वो 18 घंटा जागता है, तो सोचता है। और सोचता है तो क्या सोचता है? सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अपनी सफलता, अपनी कामयाबी के बारे में सोचता है, अपनी चेक के बारे में सोचता है, अपनी इनकम के बारे में सोचता है। और यही कारण है कि वो जब आरसीएम में आता है तो उसकी सोचने की जो प्रवृत्ति है, उसकी सोचने की जो आदत है, उसकी सोचने की जो हैबिट बना हुआ है, यही हैबिट उसको यहां पे कामयाब होने नहीं देता। और जब तक ये हैबिट चेंज नहीं होगा, तब तक आप यहां पे, आपके लिए बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना, मैन मेक्स ए हैबिट एंड हैबिट मेक्स ए मैन। इंसान बनाता है आदत, और वही आदत बनाता है इंसान को। हम लोगों ने इतनी बुरी बुरी आदतें बचपन से सीख लिया है ना, कि उन आदतों की हम गुलाम हो चुके हैं, उन आदतों के हम आदी हो चुके हैं। और उसको छोड़ना आज एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। जब जब मैं अपनी चेक के बारे में सोचता था, मुझे याद आ जाता था कि बीसी सर ने क्या बोला है। जब जब अपनी लेवल के बारे में सोचता था, जब जब अपने बारे में सोचता था, मुझे याद आ जाता था कि नहीं, अपने बारे में तो सोचना ही नहीं। और यहां से मेरी कहानी शुरू हुई। और आपको रियल बता दूं कि इंसान जब तक अपने बारे में सोचता है ना, वो इतना कमजोर होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत कमजोर होता है। लेकिन जिस दिन से आप दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हैं, अपने डाउनलाइन के बारे में सोचने लग जाते हैं, अपनी टीम के बारे में सोचने लग जाते हैं, आप मानव नहीं रहते हैं, आप महामानव बन जाते हैं। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह जाते हैं, आप असाधारण बन जाते हैं। और फिर जो आपका मेहनत, आपका जो प्रयास होता है ना, वो इतना भीषण होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये इस बिजनेस की आत्मा है। इस बिजनेस में कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है। लेकिन इस मंत्र को लोग जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन अपनाते नहीं हैं। फर्क पड़ेगा अपनाने से। आप दो लोगों की जिम्मेवारी लीजिए, दो लोगों की कामयाबी की जवाबदेही लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ये मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा 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 मेरा, ये मेरा मेरा सोचने वाले लोग इतने अपाहिज होते हैं, इतने कमजोर होते हैं, इतने पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं कि इनके लिए रॉयल्टी जैसी चीज बहुत कठिन हो जाती है। टेक्निकल बनना इनके लिए बहुत मुश्किल लगता है। इमराल्ड और स्टार इमराल्ड तो इनको पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता है। और रूबी और स्टार रूबी के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मंत्र है। इस मंत्र को अपनाइए। अगर आप इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो इस मंत्र पे काम कीजिए। मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस में काम करना शुरू किया, पार्ट टाइम बैंक की नौकरी करते हुए। और मैंने बताया आपको कि कितना टफ जॉब था, आसान नहीं था। जॉब बहुत कठिन थी। आज मेरे को कोई बोलता है ना कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं अंदर से मुस्कुराता हूं। मैं कहता हूं, बेटा तू किसको गोली खिला रहा है? जो भर भर के गोली खाया है, उसको क्या गोली खिलाएंगे आप? टाइम नहीं है आपको, अभी ज्ञान नहीं है। वट आर यू डूइंग, यू डोंट नो। आप क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं है, क्या करना है आपको ये भी नहीं पता है। ना तो टाइम की कमी है, ना तो आदमी की कमी है, ना तो इस बिजनेस में
फेल्यूर है। सफलता की गारंटी है यहाँ। मोदी जी बोलते हैं ना, गारंटी गारंटी बार बार बोलते हैं। मैं बोलता हूँ आरसीएम में अगर ये इस तरह की गारंटी शब्द का इस्तेमाल हम लोग करने लग जाए ना, सारे के सारे लोग, कामयाबी की गारंटी है यहाँ। गारंटी है, गारंटी मैं बोल रहा हूं। लेकिन कुछ आदतों को बदलना होगा, कुछ तरीके को बदलना होगा, कुछ अपने अंदर परिवर्तन लाने होंगे, सोचने के तरीके को बदलना होगा। और यही सबसे कठिन काम है। तो छोटे छोटे काम करने हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, धीरे धीरे हम बदलेंगे। भाई जब हम बने नहीं है रातों रात, तो हम बदल कैसे जाएंगे रातों रात? भाई हमें बनने में 40 साल लगे, 45 साल लगे, कोई 25 साल के हैं, कोई 30 साल के हैं, तो 30 महीना तो लगेगा बदलने में, 3 साल तो लगेगा वक्त। और मैं तो बोलता हूं कि कुछ लोगों को बदलने में 10 10 साल लग जाते हैं। जो जितना जल्दी अपने आप को बदलेंगे, आरसीएम बिजनेस में कामयाबी उनकी उतनी जल्दी आएगी। मैंने पहले दिन से अपने आप को बदलना शुरू किया, सारी ताकत मैंने अपने आप पर लगाया। बैंक से निकलने के बाद मेरी इच्छा होती थी कि यार छोड़ो, आज रहने देते, बड़ा थकान हो गया, चलो घर चलते, कल चलेंगे फील्ड में, कल जाएंगे प्लान दिखाने। लेकिन तभी दिमाग में आती थी बात कि नो, पंडित जी कहते हैं अपनी टिप में, भूख भी होगी, खाना भी होगा, लेकिन खाने की इजाजत नहीं होगी। कौन, कोई बॉस थोड़ी होता है यहाँ। कौन मेरे को गाइड कर रहा था, कौन मेरे को कह रहा था कि धर्मेंद्र जी आपको 2 मीटिंग करना है, 2 लोगों से मिलना है? न तो मेरे अपलाइन मेरे साथ थे, न तो मेरी टीम थी मेरे साथ। जब मैं शुरू किया था मैं अकेला था। मेरा छोटा भाई आया था, ज्वाइन करा के चला गया, दोबारा आया ही नहीं, आज तक नहीं आया। लोग कहते हैं कि अरे अपलाइन का बड़ा बड़ा रोल होता है। मैं बोलता हूं भैया, अपलाइन गाइड करता है, वो दूर से रास्ता दिखाता है, करना तो खुद ही पड़ता है। मैंने स्टार्ट किया, और मैं आपको बताऊं, मेरे को सिखाने वाला इमीडिएट अपलाइन कोई नहीं था। बाद में हमारी अपलाइन सुजीत सर से मेरी मुलाकात हुई, मैंने मीटिंग में देखा था, बाद में उनके मैं करीब गया। एक बार सुजीत सर के लिए तालियां बजा दीजिए। सुजीत सर ने मेरे को दूर से गाइड किया। और आज भी मैं सर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सर आप बस हाथ बनाए रखिए, दूर से बनाए रखिए, बाकी तो काम मैं करूंगा सर। आप बाह भीम करो सर। भीम अकेला भारी पड़ता था 5 भाइयों में। वो जब लड़ता था ना अपने दुश्मनों से, तो अपने भाइयों को बोलता था तू लड़ मत, तू पीछे से बोल बाह भीम, बाह भीम। भीम पूछता था कि यार बाह भीम, उनके भाई लोग पूछते थे कि यार बाह भीम करने से क्या होता है? तो भीम कहता था कि मेरी ताकत दुगनी हो जाती, मेरे अंदर 100 हाथी का बल 200 हाथी का बल हो जाता है बाह भीम करने से। तो इस बिजनेस में भी मेरे सीनियर सुजीत सर ने मेरे को बाह भीम करना शुरू किया, दूर से किया, करीब मैंने नहीं आने दिया। मैंने सुजीत सर की होम मीटिंग कभी नहीं कराई, मैंने कभी इंडिविजुअल को आज तक प्लान नहीं दिखवाया सुजीत सर से। और ज्यादातर लोग मैंने देखा है बैसाखी पकड़ के चलते हैं आरसीएम में। अपलाइन क्या है, बैसाखी है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप मत पकड़ो बैसाखी, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मत करो, लेकिन जितना कम से कम अपलाइन का सहयोग लेंगे, उतनी ऊंचाई पे जाएंगे। कहते हैं ना, जिनके अंदर अकेले चलने का मादा होता है, जिनके अंदर अकेले चलने की हिम्मत होती है, उनके साथ कारवां चलती है। महात्मा गांधी का कोई अपलाइन नहीं था, वो अकेले चलने का उन्होंने जिद की, अकेले चलने का साहस था उनके अंदर। हमारी कंपनी के ओनर आदरणीय टीसी छावड़ा जी का कोई अपलाइन नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजा दो उनके लिए। बीसी छावड़ा जी का कोई अपलाइन नहीं था, केसी छावड़ा जी की कोई अपलाइन नहीं थे। सुरेंद्र वत्स जी ने अकेला चलना शुरू किया, सुजीत कुमार सिंह जी ने अकेला चलना शुरू किया। और जो जो अकेले चले हैं आज शिखर पे हैं, और ये जो बैसाखी लेके चल रहे हैं, ये सब रेंग रहे हैं। रेंग रहे हैं। तो भाई साहब अगर उड़ना चाहते हैं, लिखिए डायरी पे, अपलाइन का सहयोग कम से कम लीजिए, कम से कम लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मत लीजिए, लेकिन जितना कम से कम। बार बार दिमाग लोगों का मैं देखता हूं अपलाइन की तरफ जाता है, अरे मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, अरे मैं बड़ा गलत जगह जुड़ गया हूं, अरे क्या कहूं सर मेरा तो किस्मत खराब है। अरे क्या यार, हाँ, भैया अकाउंट में चेक मेरे आते हैं, स्टार रूबी मैं बना हूं, कोर लीडर मैं बना हूं, पूरे इंडिया में रिकॉग्निशन मेरा हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो की भरमार, डी कुमार आरसीएम मेरे भरे पड़े हैं।
आप कहते हैं कि सर अपलाइन कर दे सारा काम, तो अपलाइन जब करेगा तो फिर आपके लिए थोड़ी करेगा, वो तो अपने लिए करेगा। अगर आपको उस जगह पे जाना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको फील्ड वर्क करनी पड़ेगी, आपको धक्के खाने पड़ेंगे, आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये अपलाइन 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 बार बार जो दिमाग में जाता है ना, ये हमें निकालना पड़ेगा। देखिए, क्या पता कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन फैक्ट तो मैं बताऊंगा भाई। और फैक्ट यही है, अपने सीनियर्स से सीखिए, उनका इस्तेमाल मत करिए, सीनियर का इस्तेमाल मत करिए, उनके नॉलेज का इस्तेमाल करिए, उनके अनुभव का इस्तेमाल करिए। वो जो कहते हैं ना, उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। देखिए चमत्कार होता है कि नहीं। तो मेरी कारवां शुरू हुई, मैंने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, और अपने दो लोगों को सफल करने में अपनी सारी ताकत लगा दी। कई मित्र हैं मेरे से पूछते हैं कि यार डी कुमार, यूनियन बैंक को रिजाइन क्यों कर दिया? मेरी पार्ट टाइम में 77,000 की चेक थी, पार्ट टाइम में नौकरी करते हुए। लोग कहते हैं कि यार तुम तो स्टार पर हो गए थे जॉब करते हुए, क्या जरूरत थी यार नौकरी छोड़ने की? तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि बीसी छावड़ा जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो दूसरों को खाना बना के खिलाना सीख जाता है ना, वो खुद कभी भूखा नहीं रहता है। जो दूसरों के लिए जीते हैं ना, उनके लिए भगवान ईश्वर रास्ता बनाता है, हमेशा याद रखिए। गांधी जी ने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। अगर वो सोचे होते ना, उनकी जीवनी आप पढ़िए, सत्य के प्रयोग, मैंने 2 वॉल्यूम उनकी है और मैंने दोनों वॉल्यूम पढ़ा है। जब साउथ अफ्रीका में वो गए थे ना, और जब वहां से वापस इंडिया आ रहे थे, तो उनको पता है कितना सोना मिला था गिफ्ट में? 32 टन सोना मिला था। उनकी पत्नी जिद कर ली कि ये सारा सोना हम इंडिया ले चलेंगे और ये हम अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे, इस सोने से हम कारोबार शुरू करेंगे। गांधी जी ने कहा कि अगर इसमें से 1 तोला भी उठाई हो ना, तो हमारा तलाक हो जाएगा। गांधी जी ने कहा था। 2 दिन तक उनकी पत्नी और उनके बीच में झगड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा 32 टन सोना मेरा नहीं है, यहाँ के लोगों ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं उनके लिए लड़ाई लड़ी है। वहां काले गोरे की जंग हो रही थी, और उन्होंने पूरा का पूरा 32 टन सोना वहां की अफ्रीकी जो नेशनल कांग्रेस थी उसमें उन्होंने डोनेट कर दिया। बहुत लोगों को ये सब पता नहीं है, और जिनको पता नहीं है वही गांधी जी के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। 32 टन सोना समझते हैं? 32 तोला तो कोई छोड़ता नहीं जी, 32 ग्राम तो कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं मर्डर कर देते हैं लोग। और वो 32 टन सोना छोड़ के आए थे उस जमाने में, साउथ अफ्रीका से इंडिया में, और पूरी जिंदगी उन्होंने संघर्ष किया था। तो जीवन में आप ऐसे ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़िए ना, बताया तो जाता है। दिक्कत क्या है, हम लोग पढ़ते नहीं है, और पढ़ते नहीं है इसलिए त्याग की भावना नहीं है, कीमत चुकाना नहीं चाहते। आरसीएम में सफलता चाहिए लेकिन कीमत नहीं चुकाएंगे, अपने कंफर्ट से कोई कंप्रोमाइज नहीं। घर का खाना, घर में सोना, घर में रहना, घर में उठना, घर में बैठना, और कहेंगे सर आरसी में कुछ होता ही नहीं। सुबह निकलेंगे, जाके किसी पिकअप सेंटर में बैठ जाएंगे। कई पिकअप सेंटर वाले हमारे बंडरवर्ल्ड क्यूब वाले बेचारे कहते हैं कि सर क्या करूं सर, मैं तो ऊब गया हूं, इनका चेहरा देख देख के मैं पक गया हूं। इनको कोई मिलता ही नहीं है, हमारे पास आ जाते हैं। अरे भाई साहब, बकस दीजिए, पीयूसी वाले को बकस दीजिए, जाइए, मैं मना नहीं करता, लेकिन वहां पे उनका कारोबार बढ़ाइए, जाके वहां पे जाके उनकी परचेजिंग करवाइए, लोगों को लेके जाइए, न कि उनकी कुर्सी बैठ के तोड़िए। उनका पानी पीजिए, उनका चाय पीजिए। हमें फील्ड में रहना है, हमें होम मीटिंग करनी है, हमें लोगों से 1 to 1 मिलना है। देखिए, सबको पता है, सब जानते हैं कि क्या करना पड़ता है, लेकिन हम जाते नहीं है, हम करते नहीं। क्यों नहीं करते हैं? डर है। पहला डर क्या है? सामने वाला ना कर दिया तो। कई लोग मेरे से कहते हैं कि सर हमें डर लगता है। क्या डर लगता है भाई? तो सर डर लगता है कि हमें इतना निगेटिव बात बोलते हैं ना सर, मैं डर से सुन नहीं पाता हूं, कहीं हम निगेटिव ना हो जाए। भैया एक चीज बताइए,
आप चले हैं सांप पकड़ने। सांप क्या करता है, बड़ा जहरीला होता है। कई बार ऐसा डंक मारता है ना कि सपेरा ही मर जाता है। तो आप चले हैं सांप पकड़ने, और सांप के जहर से अगर आपको डर लगता है, तो आप तो भैया सपेरा नहीं बन पाओगे। आपको सपेरा बनना है। तो सपेरा क्या करता है, वो ये सोच के जाता है कि ये डंक मारेगा और मारेगा तो जहर भी चढ़ेगा। हमें उस जहर से बचना है। तो अपने आप के अंदर इतनी ताकत पैदा करनी पड़ेगी, इतना गट्स पैदा करना पड़ेगा कि हमें हर हाल में फील्ड में रहना है, लोगों की ना सुनने की आदत डालनी है, लोगों से टकराना है। मैं तो ढूंढता हूं यार, रियल में बता रहा हूं, मैं ढूंढता हूं कि कोई तो मिले जो मेरे से निगेटिव बात करे। और ये आज की बात नहीं कर रहा हूं, राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। मुझे लोगों से ना सुनने में बड़ा मजा आता है। और आज की बात नहीं कर रहा हूं, राइट फ्रॉम फर्स्ट डे। अरे हमें पता चल चुका है कि आरसीएम में सफलता की अंबार है। हम देख चुके हैं, हर दिन यहां पे कोर लीडर आ रहे हैं, हर दिन यहां पे सफल लोग आ रहे हैं। और फिर भी डाउट है तो चलिए, बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, फिजिकल मीटिंग हो रही है, 4 4 घंटा आप उनके ट्रेनिंग में बैठिए, मीटिंग में बैठिए, एनिवर्सरी हो रही है, सबको एक स्टेज पे देख रहे हैं, सबको पता है। लेकिन फिर भी हम क्या हो रहे हैं, चिंता में डूबे हुए, घबराहट है, डर है। तो इन सब चीजों से निकलिए। कहते हैं ना कि जीवन में जिस दिन आपको सफलता दिख जाएगी ना, जिस दिन आपको कामयाबी दिख जाएगी ना, ये सब चीजें आपसे दूर हो जाएगी। ना आप काम करने में थकेंगे, ना आपको नींद आएगी रात में, ना आप चैन से रहेंगे। आपके दिमाग में बस एक ही नशा होगा, और वो नशा है काम। काम 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 क्या है यार, यहाँ फावड़ा चलाना है क्या? लोग कहते हैं सर बड़ा मेहनत है आरसी में। मेरे को 18 साल हो गए, आज तक मैं यही नहीं पता लगा पाया कि इसमें मेहनत क्या है। अरे भाई साहब, मेहनत तो हम यूनियन बैंक में काम करते थे। कई मीटिंग सेमिनार में मैंने बोला है कि मैं गधे की तरह काम किया करता था बैंक में, गधे की तरह। ध्यान से सुनिए, सुबह बैंक में घुसते थे ना, कब शाम हो जाता था ना पता नहीं चलता था। इतना मेहनत हमने किया है, और एक दिन नहीं किया है, एक हफ्ते नहीं किया है, 12 साल किया है भाई साहब। और यही कारण है कि आरसी में हमें कभी मेहनत नहीं लगा। जो आदमी कभी काम किया ही नहीं है, आज ज्यादातर आरसी में ऐसे ही लोग हैं। आज ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। जो कभी मेहनत किया ही नहीं है, अब उसको बताया जाता है सर आरसी में प्लान दिखाओ। अब उसको प्लान दिखाने में बड़ा मेहनत सर, लिखना पड़ता है, बड़ा हार्ड काम है। अरे भाई साहब, बैंक में मैं कितना लिखता था आपको पता है? एक पेन की रिफिल 3 दिन से ज्यादा नहीं चलता था, 3 दिन में रिफिल खत्म। 3 दिन समझते हैं ना, एक रिफिल 3 दिन में खत्म। महीने में कितना रिफिल? 10 रिफिल। 12 साल में कितना रिफिल खत्म किए होंगे? 120 रिफिल खत्म किए होंगे। भगवान कसम, आरसीएम में पिछले 18 साल में ना 10 रिफिल खत्म नहीं किए। मुझे झूठ बोलना नहीं आता। 10 रिफिल खत्म नहीं किए, प्लान दिखाने में स्टार रूबी बन गए। 120 रिफिल जिस दिन खत्म कर देंगे ना, इस हिंदुस्तान में खड़ा होने के लिए लोगों को मेरे सामने ना 10 बार सोचना पड़ेगा। 12 साल जितना बैंक ने काम करवाया है ना, मैं उसकी बात बता रहा हूं आपको। और आप कहते हैं कि मेहनत है। अरे मैं बता रहा हूं भाई साहब, मैंने 10% भी काम नहीं किया जितना बैंक ने मेरे से करवाया। लेकिन अफसोस है कि यहाँ पे काम करने वाला आदमी काम ही नहीं करता, उसको समझ में ही नहीं आता आरसीए में। प्रॉब्लम तो यही है। वो गधे की तरह वहां इतना खटता है ना, इतना खट लेता है, इतना खट लेता है, और इतना कम उसकी सैलरी होती है। उसको लगता है कि यार 15 20 हजार 25 हजार के लिए इतना मेहनत है, तो 1 लाख 2 लाख के लिए पता नहीं कितना मेहनत होगा आरसीएम में। और यही कारण है कि यहाँ पे लोग हाथ पांव नहीं मारते। वो हमारे एक सीनियर कहा करते थे ना कि कठिन 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 इतना लोगों ने काम किया है, कुछ लोगों ने इतना कठिन कठिन काम कर लिया है कि कठिन काम करने की आदत पड़ गई है। और ऐसी आदत पड़ गई कि आदत न बदलने की आदत पड़ गई। अब हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ज्यादातर वही लोग हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम,
नहीं किया है। देखो सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, मुझे पता है कुछ लोग को बड़ी चुभ रहा होगा, अच्छा बड़ा डी कुमार मेहनत की बात करता है, बहुत बैंक में काम किया, अच्छा हमें पता है सत्य बहुत कड़वा होता है, बुलेट जैसी लगती है, लेकिन सत्य को मानो। आपने दुनिया नहीं देखी है भाई साहब, कितना लोग मेहनत करते हैं ना, ज्यादातर लोग यहाँ पे वैसे ही है। रैग पीकर, हम लोग रैग पीकर वाला काम कर रहे हैं। रैग पीकर क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज रैग पीकर? रैग पीकर बोलते हैं जो कूड़ा बीनता है। कूड़ा देखा है? आपके आसपास में कूड़े का ढेर होता है, और उन कूड़े के ढेरों में एक गंदा संदा कपड़ा पहना हुआ लड़का हाथ में एक क्या बोलते हैं उसको, क्या लेके घूमता है, उसको बोलते हैं ना, उसमें सामान रखता है, बोड़ा बोड़ी जो भी कह लीजिए, थैला बड़ा सा, वो भी गंदा संदा। अब सोचिए कूड़ा में वो क्या छांटता है। लोग कूड़ा क्यों फेंकते हैं? किसी काम की चीज नहीं होती, उसको लोग कूड़े में डाल देते हैं। और कूड़ा में से वो लड़का गंदा संदा कपड़ा पहना हुआ क्या छांटता है? वो अपने काम का चीज छांटता है। उसको बोलते हैं रैग पिकर। अभी आप में से ज्यादातर लोग रैग पिकर वाला काम कर रहे हैं। देखो मैंने क्या किया, मैं स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर एसपी वर्मा साहब को पकड़ा। मुझे पता था कि यार ये आदमी जिस दिन चल पड़ा ना तूफान खड़ा कर देगा। मैंने यूनियन बैंक के राजकुमार जी को पकड़ा, मैंने अजीत प्रताप सिंह जी को पकड़ा, ऑलरेडी पहले से अच्छे खासे फैमिली से हैं। मैंने सुशील कुमार सिंह को पकड़ा, जेट एयरवेज में जॉब करते थे, आज रूबी अचीवर है। मैंने पकड़ा नीरज कुमार सिंह जी, संजीव कुमार सिंह जी, बड़ी बड़ी हस्तियों को मैंने पकड़ा। मैं रैग पीकर वाला काम मुझे पता था। ये रैग पीकर बन के करेंगे ना तो जिंदगी बीत जाएगी, दाल रोटी मुश्किल हो जाएगा। तो रैग पीकर वाला काम नहीं करना है हमें। हमें बड़े लोगों के पास जाना है, हमें सक्सेसफुल लोगों के पास जाना है, हमें उन लोगों के पास जाना है जो पहले से जिनका इनकम आ रही हो, जो अच्छे लेवल पे हो, अच्छे घर से हो। देखो इसको अन्यथा मत लेना। थिंक लाइक ए प्रोफेशनल, वर्क लाइक ए प्रोफेशनल, एंड डू लाइक ए प्रोफेशनल। जिंदगी में अगर आप प्रोफेशनल नहीं बनोगे ना, आप इस बिजनेस में सफलता नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल बनना पड़ेगा आपको। मैंने बुक्स में बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि इमोशन से रिलेशन चलते हैं, इमोशन से रिलेशन चलते हैं, जिंदगी नहीं चलती है। जिंदगी चलाती है प्रोफेशन, और प्रोफेशन आपका आरसीएम है। और आरसीएम बिजनेस को आप एज ए कैरियर, कैरियर प्रोफेशन क्या होता है? हमारा कैरियर है। एंड नो कंप्रोमाइज विथ कैरियर, नो कंप्रोमाइज विथ प्रोफेशन। प्रोफेशन से कोई समझौता नहीं, कोई दोस्ती नहीं भैया, कोई रिश्तेदारी नहीं। जब तक आप प्रोफेशनलिज्म हम नहीं सीखेंगे ना। सुजीत सर एक बहुत अच्छी कोटेशन बोलते हैं कि आरसीएम हमारा इमोशन है, हम आरसीएम से जुड़े हैं, आरसीएम हमारा सम्मान है, आरसीएम हमारा स्वाभिमान है। ये इमोशन है हमारा, हमारी जिंदगी है आरसीएम। हम इमोशनली अटैच्ड हैं आरसीएम से। लेकिन जब हम काम करते हैं, जो हम प्लानिंग करते हैं, वो हमारा प्रोफेशनल होता है। हम ये नहीं करें कि इमोशन को खत्म कर दीजिए, इमोशन से तो पूरी दुनिया चल रही है, इमोशन खत्म कर देंगे तो फिर पैसा कमा के क्या करेंगे, फिर कामयाबी किसके लिए हम कर रहे हैं? बट प्रोफेशन में इमोशन मत लाइए। प्रोफेशन में इमोशन का कोई जगह नहीं है। दोनों नदी के दो किनारे हैं, ये दोनों नहीं मिल सकते आपस में। इनको मिलाने की कोशिश करेंगे बर्बाद हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, जब काम करना होता है ना, तो मेरे बेटे का भी फोन आता है तो मैं रिसीव नहीं करता, मेरी वाइफ का भी फोन आता है ना मैं रिसीव नहीं करता, मेरी माता जी का फोन आता है मैं रिसीव नहीं करता। मेरे लिए काम टॉप प्रायोरिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट है काम। अभी मैं मीटिंग कर रहा हूं तो सिर्फ मीटिंग कर रहा हूं। नो, नो रिलेशन, नो कंप्रोमाइज विथ माई प्रोफेशन, कोई समझौता नहीं। सतीश पंडित जी अपनी टेप में बोलते हैं कि हम लोग बड़े इमोशनल हैं, हर जगह इमोशंस को ले आते हैं। वो कहते हैं कि एक लड़का विदेश पढ़ने जाता है, यहां उसकी मौसी की बेटे की शादी है, आएगा शादी अटेंड करने,
संध्या दीदी थोड़ा बोलो आप भी। नहीं आएगा आवाज। मैडम, नहीं आएगा। हाँ। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसका इम्पोर्टेंट, आने जाने में खर्चा, छुट्टी वगैरह बहुत सी चीजें हैं। बिल्कुल सही है। उसको पता है कि घर वाले बड़ी मुश्किल से एक बार हमको भेजे हैं फॉरेन, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए जमीन बेच के भेजे हैं। अगर हम गलती से मौसे की बेटी की शादी में चले गए तो दोबारा नहीं आ पाएंगे, पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा। यहां लोग आरसीएम की मीटिंग छोड़ छोड़ के शादी अटेंड करने जाते हैं। दीदी सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, होता है या नहीं बिल्कुल होता, बोलो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सही कहा बिल्कुल आरसीएम, आप। आरसीएम उनके लिए दोयम दर्जे का काम है। शादी अटेंड करना उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है। भाई साहब 18 साल में मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की, किसी रिलेटिव की शादी अटेंड नहीं की। बड़े भाई की बेटी की शादी थी, बारात आ रहा था और मैं वहां जाके मीटिंग करने के लिए गया था, मीटिंग करके लौट रहा था अपनी कार से। मेरे सारे रिश्तेदार, गांव के लोग, सभी मेरी तरफ उंगली उठा के बोल रहे थे, अरे ये लड़का बाहर जा रहा है, दुनिया शादी में घर आता है और ये बाहर जा रहा है, कैसा लड़का है ये। बड़े भाई मेरे मुस्कुरा रहे थे, बोले यार इसको जाने दो, क्योंकि बड़े भाई मेरे साथ आरसीएम कर रहे हैं अभी, इमराल्ड अचीवर एसबी शर्मा। उस शादी में जो सबसे बड़ा अमाउंट था ना, मैंने दिया था, जिसकी वजह से शादी हो रही थी। और ये बात सिर्फ बड़े भैया को पता था, बाकी किसी को पता नहीं था। हर शादी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट था। मैं वहां पे नहीं रहा तो भी शादी हुई। सतीश पंडित जी कहते हैं कि आप जिस शादी में नहीं जाएंगे ना, वो शादी आपके लिए पोस्टपोन नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगी, वो शादी होगी। लेकिन जिस मीटिंग में आप छोड़ के जा रहे हैं ना, वो मीटिंग दोबारा नहीं होगी, वो लीडर दोबारा नहीं आएंगे। वो जो अपना अनुभव और अपना जो एजुकेशन देने आ रहे हैं ना, वो आपके लिए स्पेशल नहीं आने वाले। लेकिन हम लोग नहीं समझते इन चीजों को। हमें तो शादी जरूरी लगता है ना, तो भैया आप शादी भी अटेंड करेंगे, पार्टी भी मनाएंगे, आरसीएम में रॉयल्टी भी चाहिए, टेक्निकल भी चाहिए, नहीं हो पाएगा। कीमत तो चुकानी पड़ेगी आपको। सतीश पंडित जी कहते हैं कि जो विदेश में डॉक्टर की पढ़ाई करने गया है ना, उसकी मां मर जाती है ना तो भी नहीं आता, जो रोता है वहीं बैठ के, अपनी मां से उसको बहुत प्यार है। उसको पता है कि अब मेरी मां वापस नहीं आएगी दोबारा, लेकिन फिर भी नहीं आते, क्योंकि कैरियर और फ्यूचर। तो जिस दिन हम सारे के सारे लोग इस आरसीएम को उसी अंदाज में, उसी तरीके से करने लग जाएंगे ना, उसी गंभीरता के साथ करने लग जाएंगे ना, भगवान कसम अस्तार रूबियों की ना फौज खड़ी हो जाएगी, अंबार लग जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? हम्म। सुनेंगे हाँ सर एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम परफेक्ट बात, और जैसे ही इन्विटेशन आएगा, अरे भैया क्या करे, शादी है। तो शादी नहीं है, वो आपकी बर्बादी है। 18 साल हो गया मैं कोई शादी अटेंड नहीं किया, किसी रिलेटिव की नहीं किया, एक भी शादी पोस्टपोन नहीं हुई। मेरे बड़े भाई मंझले भाई कहा करते थे कि तेरे बेटे की शादी में कोई नहीं जाएगा। तू किसी की शादी में जाता है? तो मैंने अपने मंझले भाई को जवाब दिया कि भाई तू जरूर आना, सिर्फ ये देखने के लिए आना कि मेरे बेटे की शादी में कितनी गाड़ियां आई है, गिनते गिनते थक जाओगे। इतनी गाड़ियां, इतने लोग आएंगे। यार जिंदगी में ना, जिस दिन अपने आप को अपनी सफलता और अपनी कामयाबी के लिए झोंक दोगे ना, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ है। लोगों ने इतने बड़े बड़े कारनामे करके दिखा दिए हैं ना, ये आरसीएम बिजनेस और यार टेक्निकल, इमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, ये नथिंग। बस जरूरत है संकल्प शक्ति की, जरूरत है दृढ़ प्रतिज्ञा की, जरूरत है भीष्म प्रतिज्ञा की, नहीं मुझे करना है, हर हाल में करना है। और अपने आप से, किसी और से नहीं, डाउनलाइन से नहीं, अपलाइन से नहीं, कंपनी से नहीं, अपने आप से। और जिस दिन आपने कमिटमेंट कर लिया, जिस दिन प्रतिज्ञा ले लिया, आपको सारे काम आसान लगने लगेंगे। कीमत चुकाने की जिस दिन आपने निर्णय कर लिया कि मुझे कीमत चुकाना है, आरसीएम से क्या मिल रहा है हमारे लिए 1% मायने नहीं रखता, हम आरसीएम के लिए क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं आरसीएम को, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन दिक्कत क्या है, हम तो 4 कदम चलते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, अरे यार इतना
तेल में खर्च हो गया, सुबह से शाम इतना पसीना बहाए, दिन भर दौड़े, कोई जुड़ा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब, बिजनेसमैन ऐसे थोड़ी करता है। बिजनेसमैन ये सोच के अपना कर्म नहीं करता, ये सोच के पैसा नहीं लगाता कि हमें कल का कल रिजल्ट चाहिए। वो ये सोच के करता है कि 10 साल बाद क्या मिलेगा, 5 साल बाद क्या मिलेगा, और ये सोच करके वो इन्वेस्ट करता है, पूरी ताकत से काम करता है, पूरे जुनून के साथ काम करता है, और इसीलिए 5 साल के बाद वो शिखर पे चला जाता है। इस बिजनेस में भी आप तत्काल लाभ, तत्काल सुख छोड़िए, उसके लिए काम मत करिए। आज मेरे 18 साल कैसे बीत गए आरसी में, मुझे पता ही नहीं चला। आज भी मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो ऐसा लगता है अभी कुछ ही दिन पहले तो मैं आरसी में शुरू किया हूं, इतना समय कैसे हो गया। कुछ लोग मेरे को फोन करते हैं, सर मैं 5 साल से लगा हूं, कुछ हुआ नहीं। मैं सोचता हूँ यार इनको क्या जवाब दूं, मैं तो 18 साल से लगा हूं। भाई साहब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप कई पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं, आप नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, आप देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। क्या लगता है रातों रात हो जाएगा क्या? 2 4 5 साल बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, 3 साल हुआ है अभी, अभी 2 साल और पढ़ेगा। बचपन से लेके आज तक अगर जोड़ेंगे तो पता नहीं करोड़ों में चला जाएगा, कितना इन्वेस्ट कर चुके। लेकिन अभी भी दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं नहीं, पढ़। जब भी पैसा कमाने की बात बोलता है ना, मैं उसको डांटता हूं, नहीं नहीं पढ़ाई कर, अभी फोकस कर पढ़ाई पे। तो वहां तो हम सब नियम कानून भूल जाते हैं, यहां 5 साल में ही करोड़पति बन जाना है, तुरंत की तुरंत। तो जिंदगी अगर इतना आसान होता ना तो सारे लोग करोड़पति बन जाते, सारी दुनिया हो जाती। आपको दुनिया से अलग होना है, आपको भीड़ से अलग होना है, भीड़ से अलग सोचना है, अलग तरीका अपनाना है। आप वो काम मत करिए जो दुनिया कर रही है, भीड़ कर रही है, आप वो काम करिए जो भीड़ नहीं कर रही है। बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे मौके हैं, सीखना चाहेंगे तो मुकेश कोठारी जी कहते हैं ना कि एक शराबी भी आपको सिखा सकता है। सीखना चाहेंगे तो आप एक फेल्योर व्यक्ति से भी सीख सकते हैं, सीखना चाहेंगे तो आप एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, और अगर नहीं सीखना चाहेंगे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो यहां पूरा का पूरा बिजनेस सीखना है, लर्निंग एटीट्यूड डेवलप कीजिए, टेप के माध्यम से सीखिए। आज भी मैं टेप सुनता हूं अकेले, जब भी मैं ट्रेवल करता हूं सतीश पंडित जी की टेप लगा लेता हूं। इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस बंदे ने 3 साल में जो इतिहास रचा ना, अगर आज जो जिंदा होता ना तो आरसीएम की तस्वीर और तकदीर बदल के रख देता। लेकिन ऐसे लोग ना बहुत कम, उनकी आयु कम होती है, बहुत कम समय में चले गए वो। मैं उनको बहुत मिस करता हूं। वो तूफान का दूसरा नाम था सतीश पंडित। उनकी टेप सुनता हूं ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दिमाग का नस नस झकझोर देते हैं पकड़ के। तो हम यूट्यूब पे जाएंगे, कई लोग कहते हैं मेरे को कि सर सुनने के लिए जाता हूं, टाइप करता हूं सतीश पंडित एस ए, जैसी ऐसे डालते सपना चौधरी आ जाती है। अब सपना चौधरी आ जाती है तो कब सपना चौधरी को देखने के चक्कर में डाइवर्ट हो जाते हैं, पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। चले थे सतीश पंडित जी को सुनने और भटक गए। तो भटकाने वाली शक्तियां हमारे चारों तरफ है, इर्द गिर्द अगल बगल हमारे मोबाइल में है, हमें बचना है। अर्जुन की निगाह जैसे मछली की आंख थी, वैसे आप अपनी निगाह, मिशन मार्च चल रहा है, टीम चेंज करना है, लेवल चेंज करना है, पहला टारगेट बनाइए। बहुत सारे लोग मेरे वाइटल पे हैं, ओपनर पे है, पिछले 3 साल से ओपनर पे ही है। ईगल पे है तो 3 साल से ईगल पे है। 2 साल से पता चला कि वो 2 साल पहले फाउंडर गोल्ड हुए थे, अभी भी फाउंडर ही लगा हुआ है। अरे भैया कंपनी ने सारे टर्म्स कंडीशन हटा दिए, अब फाउंडर का सिस्टम खत्म हो गया। अब एक बार गोल्ड कीजिए, गोल्ड का पिन मिलेगा, पिन लगा के घूमिए। एक बार आपने स्टार गोल्ड कर लिया, स्टार गोल्ड की पिन मिलेगी। एक बार अगर प्लेटिनम कर लिया, प्लेटिनम की पिन मिलेगी। एक बार स्टार प्लेटिनम कर लिया, स्टार प्लेटिनम की पिन मिलेगी। कोर की मीटिंग में हमारे सीनियर कंपनी तैयार नहीं थे फाउंडर हटाने के लिए, लेकिन हमारे जैसे कुछ कर्मठ लोग और भी हैं कोर में, हम लोगों ने एकदम से बिल्कुल कहते ना बगावत कर दिया कि सर हटाना पड़ेगा ये रूल।
क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं पहली बार सुजीत सर को इमराल्ड का पिन लगाए हुए देखा था, मैं पागल हो गया था कि यार मुझे पिन लेना है। मैंने पूछा सर ये पिन कैसे मिलेगा, तो सर मुस्कुरा रहे थे, बोले बिजनेस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, बोले 44 लाख पीवी करना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं करूंगा, ये इमराल्ड की पिन मुझे चाहिए। उस पिन ने मुझे मेरे को पागल कर दिया था, रातों की नींद उड़ा दिया था। मुझे आज भी याद है, स्टार प्लेटिनम पर्ल, स्टार पर्ल का पिन इतना खूबसूरत लगता था ना, देखते थे अपने सीनियर को लगाए हुए तो मैं पागल हो जाता, सर स्टार प्लेटिनम पहले करेंगे तब तो इमराल्ड करेंगे। और वो पिन इतना टफ कर दिया गया था कि हमारे भाई लोग एक बार मर्द खप के कर तो रहे थे, लेकिन दोबारा वो भूल ही जा रहे थे कि गोल्ड भी है। दोबारा वो भूल ही जा रहे थे कि स्टार गोल्ड है। पिन क्या करता है, हमें याद दिलाता है कि हम टेक्निकल अचीवर हैं, हम पर्ल अचीवर हैं। और इस पिन की वजह से बहुत नुकसान हुआ है आरसीएम का। देखिए मैं खुद ये निगेटिव शब्द है लेकिन मैं आप लोग के बीच में बोल रहा हूं, और इसीलिए हम लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, स्पेशल लड़ाई लड़ेगी नहीं सर ये हटाना पड़ेगा रूल। और कंपनी को एहसास कराए, सीनियर्स को एहसास कराए, और सभी सीनियर्स ने माना इस चीज को। और इतनी बड़ी ये चीज, इतनी बड़ी बाधा दूर करवाया ना जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये मौका है, मार्च, मिशन मार्च, तोड़ दीजिए सारी बाधाओं को, चेंज कीजिए अपने लेवल को, पिन अचीव कीजिए, अपने सीने पे लगा के घूमिए। फिर देखिए आपकी चमत्कार आपके अंदर कितना जबरदस्त होता है, आपकी शक्ति में कितनी जबरदस्त जागृति आएगी, आपके शब्दों में गजब की ताकत आएगी। तो मौका है, अवसर है, चूकना नहीं है। मेरे ख्याल से टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, बातें बहुत है, आप सुनते रहेंगे, पूरी रात में करता रहूंगा। हर दिन इतना संघर्ष किया हूं ना कि एक एक दिन की अगर वाक्य मैं बताने लग जाऊंगा ना तो इतनी मोटी मोटी किताबें लिख दी जाएगी। एक एक दिन की बात मैं बता रहा हूं। पंडित जी कहते हैं ना कि आपको सब कुछ मिले लेकिन आसानी से ना मिले। आसानी से ना मिले। जब तक धक्के नहीं खाएंगे, जब तक गिरेंगे नहीं बार बार, जब तक रगड़ैया नहीं होगा ना, तब तक आप इस जगह पे आने का आपको मजा नहीं मिलेगा। तो आज यस की तरफ से मुझे आज मौका मिला, मैं अपने समस्त गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने आज मुझे मौका दिया। मैंने कुछ शब्द निगेटिव भी बोले हैं, मैं माफी मांग लूंगा सर लोगों से। क्या है कि आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ने में बहुत मजा आता है। मैं लड़ जाता हूं ऊपर भी। तो कई बार कुछ चीजें होती है जो हमें लगता है कि नहीं ऐसा हम लोगों के साथ था, तो भाई देखिए फीलिंग जो होती है ना, लोगों को सोचने का तरीका वो बदलता नहीं है। ठीक है समय बदल चुका है, लोग कहते हैं सर टाइम चेंज हो गया है। अरे समय बदल गया है, कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, लेकिन वो जो भाव है वो कैसे बदल जाएगा। आज से 200 साल पहले बाप बेटे के बीच में जो भाव होता था आज भी वही भाव है। ऐसा थोड़ी है कि समय बदल गया तो भाव बदल गया। भाव नहीं बदलता, फीलिंग्स नहीं चेंज होती है। तो ये पिन को लेके जो फीलिंग्स है ना, ये वापस से अपने अंदर पैदा कीजिए। दिन रात विजुअलाइज कीजिए कि मेरे सीने पे पिन लगा है, मैं गोल्ड बन चुका हूं। ये पिन में बड़ी ताकत होती है। मुझे याद है पहली बार सुरेंद्र वंश जी ने मेरे को बोला था कि धर्मेंद्र जी मैं स्टार प्लेटिनम का पिन नहीं लगाता था। तो बोले क्यों नहीं लगाते, मैं बोला सर मैं डायरेक्ट इमराल्ड का लगाऊंगा। सुजीत सर का पिन मैं लगाऊंगा। तो बट साहब ने मेरे को समझाया, बोला ये गलत तरीका है, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, इस पिन को लगाओ, देखो ये इमराल्ड तक कैसे लेके जाएगा। ये अचीवमेंट है, आपकी उपलब्धि है।